सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नए साल के पहले दिन भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के फैसले पर मुहर लग गई है। सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम की वैक्सीन पर मुहर लगाई। कोविशील्ड को शर्तों के साथ मंजूरी मिली है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला DCGI को लेना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अनुमति देने की सिफारिश की गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी में 3 वैक्सीन कंपनियों फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद अभी सिर्फ सीरम को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। DCGI के आखिरी ऐलान के बाद इस वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल भारत में शुरू हो जाएगा। कोविशील्ड वैक्सीन भारत में तैयार हो रही है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कल पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली के GTB अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लेंगे। कोई एडवर्स कोई रिएक्शंस होते हैं तो उस स्थिति में क्या करना है, हमें उनको ऑब्जर्वेशन रूम्स में जो वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा रखना है। हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। हेल्थ वर्कर्स है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम, वो लिस्टें हमारी अच्छी तरीके से तैयार होंगी। साल 2021 के पहले दिन भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार सदस्य बन गया। भारत के पास 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता रहेगी। UNSC में भारत की सदस्यता का फ्रांस ने स्वागत किया है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने ट्वीट किया, अगले 2 वर्षों के लिए UNSC में शामिल होने पर फ्रांस भारत का स्वागत करता है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने, आतंकवाद से लड़ने और बहुपक्षवाद का बचाव करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। इसके लिए हमें UNSC में सुधार की भी आवश्यकता है, जो भारत को स्थायी सदस्यता दे। 18 जून 2020 को हुए चुनाव में भारत को 192 वोटों में से 184 वोट मिले थे, जबकि भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए 128 वोटों की जरूरत थी। भारत के अलावा आयरलैंड, नॉर्वे और मेक्सिको भी अस्थायी सदस्यता के लिए चुने गए हैं। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने एक साथ 6 राज्यों में इसकी नींव रखी। अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड में सस्ते भूकंप रोधी और मजबूत मकान बनाएंगे। कम समय में ऐसे घरों का निर्माण हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने आवास योजना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को सम्मानित भी किया। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 37वां दिन है। किसान नेताओं ने आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक की, जिसमें 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली 7वें दौर की बातचीत के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। किसान संगठनों ने कहा कि अभी तक सरकार ने उनकी 2 मांगे मान ली हैं। 4 जनवरी की बातचीत में 2 और मांगों पर चर्चा होगी। अगर उनकी ये दोनों मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम उससे गारंटी का कानून मांगते हैं कि हमारी जितनी देश में पैदा हुई, क्या वो सारी खरीदेंगे? लेकिन वो जो कह रहे जितनी पहले खरीद रहे हैं 6 से 8%, बस वही पे तैयार है, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि
ये हमारा अधिकार है। इससे पहले 30 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। सरकार ने किसानों के कहने पर पराली कानून वापस ले लिया था, जबकि प्रस्तावित बिजली विधेयक में सिंचाई पर सब्सिडी जारी रखने का भरोसा दिया था। इस बीच CAIT ने कहा है कि किसान आंदोलन की वजह से अब तक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 27,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हो चुका है। दिल्ली में हर दिन 5 लाख व्यापारी दूसरे राज्यों से सामान खरीदने आते हैं, लेकिन आंदोलन की वजह से वो अभी नहीं के बराबर आ रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फैसला किया है कि फर्जी अखाड़ों को इस बार हरिद्वार महाकुंभ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अखाड़ा परिषद के मुताबिक देश में 13 अखाड़ों के अलावा किसी भी अन्य अखाड़े को मान्यता नहीं है। अखाड़ा परिषद ने विश्व अखाड़ा परिषद, परी अखाड़ा और किन्नर अखाड़े को फर्जी बताते हुए रजिस्ट्रेशन न किए जाने की अपील की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मोहित नरेंद्र गिरी ने मांग की है कि सरकार फर्जी अखाड़ों को जमीन और सुविधाएं भी न दे। इसके अलावा निर्मोही अखाड़े ने CM योगी से मांग की है कि अयोध्या का नाम बदलकर श्री अयोध्या धाम कर दिया जाए। उनका मानना है कि इससे धार्मिक भाव बढ़ेगा। 2021 में महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में होना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर को जलाने की घटना पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अत्याचार का मामला कहकर दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग को विरोध दर्ज कराया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने मांग की है कि पाकिस्तान सरकार इस मामले की जांच करे और मंदिर विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। भारत ने पाकिस्तान सरकार से ये भी कहा है कि मंदिर तोड़ने की ये कोई पहली घटना नहीं है। 1997 से लगातार इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं। भारत ने कहा कि इस घटना की जांच की रिपोर्ट साझा की जाए। पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के साथ उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा करे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं के 100 साल पुराने मंदिर में पहले तोड़फोड़ की, फिर आग के हवाले कर दिया, जिसके विरोध में हिंदू समुदाय ने प्रदर्शन किया था। श्रीनगर में व्यापारी सतपाल निश्चल की आतंकवादियों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। सोने के व्यापारी सतपाल निश्चल की हत्या श्रीनगर में उनकी दुकान में हुई। सतपाल की हत्या की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन TRF ने ली। TRF ने एक पत्र जारी करके उन लोगों को डराने की कोशिश की जो कश्मीर में बसने की तैयारी कर रहे हैं। चिट्ठी में लिखा है, सतपाल निश्चल कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने और हिंदू फासिस्ट ताकतों की साजिश में शामिल था। जो कश्मीर में बसने की कोशिश करेंगे उसे RSS का एजेंट माना जाएगा। इस घटना के बाद कश्मीरी पंडितों में गुस्सा है। कश्मीर में जो हिंदुस्तान का दखल नहीं चाहता वो कत्ल-ओ-गारत चाहता है। कश्मीर में जिन लोगों को शौक शहादत की अफीम चटाई गई है वो कत्ल-ओ-गारत चाहते हैं। सतपाल पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे। लंबे समय से वो कश्मीर में रह रहे थे। उन्हें अनुच्छेद 370 हटने के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला था, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर में एक दुकान और एक घर खरीदा था। साल के पहले दिन भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को सौंपी। ये परंपरा पिछले 30 सालों से जारी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत हर साल ऐसा किया जाता है। इसका उद्देश्य एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला करने से रोकना है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 31 दिसंबर 1988 को समझौता हुआ था, जिसमें यह प्रावधान है कि दोनों देश हर साल 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देंगे। 27 जनवरी 1991 में समझौते को लागू किया गया, जिसके बाद 1992 से हर साल 1 जनवरी को दोनों देश एक दूसरे के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों की सूची सौंपते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.